गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। कल के क्लास में ही मैंने तुम्हें बताया था इनहिबिटर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं इनहिबिटर्स? किसी भी चीज को, एक्टिविटी को वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो कहता है अब एंजाइम इनहिबिटर है तो मतलब ये किसके एक्टिविटी को कम करेगा? एंजाइम के एक्टिविटी को करेगा। ठीक है, कहता है एंजाइम इनहिबिटर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट इंटरफेयर विद एंजाइम एक्टिविटी एंड डिक्रीजेस कैटालिटिक एक्टिविटी। कहता है कि ये जो आपका एंजाइम इनहिबिटर होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसके साथ इंटरफेयर करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी के साथ। अब जब एंजाइम की एक्टिविटी के साथ करते हैं वो इंटरफेयर, तो उसकी वजह से एंजाइम का एक्टिविटी जाएगा घट। ठीक है, फिर कहता है कि एनी सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट विद एन एंजाइम एंड डिक्रीज इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। कोई भी चीज, कोई भी इनहिबिटर या कोई भी मॉलिक्यूल जो एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है, उनको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, अब देखो तीन टाइप के एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल और तीसरा होता है आपका एलोस्टेरिक। ठीक है, अब देखो रिवर्सिबल वाला मतलब क्या हो जाएगा? रिवर्स वाला सिस्टम होगा इसमें। इरिवर्सिबल वाले में क्या होगा कि रिवर्स नहीं लगेगा, है ना, नहीं लगेगा। इसका क्या कि इनहिबिशन अगर एक बार हो गया तो वो फिर वापस नहीं जाएगा, है ना। दूसरा कहता है कि एलोस्टेरिक इनहिबिशन, मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, एक होता है एक्टिव साइट, एक होता है जो एक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एक्टिव साइट बोलते हैं, है ना। तो वही वाला ये क्या हो गया? एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तीन टाइप हो गए किसके? एंजाइम इनहिबिशन का। तो सबसे पहले जो आपका है वो है रिवर्सिबल इनहिबिशन एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, रिवर्सिबल को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी बोलते हैं और नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कॉम्पिटिटिव एंजाइम क्या होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर जो होता है कि द बॉन्ड बिटवीन एंजाइम एंड इनहिबिटर इज नॉन कोवेलेंट। ठीक है, इनके जो आपके किसके बीच में होगा? बॉन्ड बिटवीन एंजाइम और इनहिबिटर, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? नॉन कोवेलेंट। अब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इजीली क्या हो जाते हैं? वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इज नॉन कोवेलेंट एंड इनहिबिशन कैन बी रिवर्स बाय रिमूविंग द इनहिबिटर। अब क्या होगा? जो इनहिबिशन वाला प्रोसेस है, जो मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, रोक रहा है, उस चीज को क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। कैसे? इनहिबिटर को रिमूव करके, है ना। सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर मेरा एंजाइम का एक्टिविटी कम हो रहा है तो हम इनहिबिटर को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, एक्टिविटी वापस से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक केमिकल इंटरेक्शन इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर विदाउट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब ये जो बॉन्ड होता है बहुत वीक बॉन्ड होता है और उसमें क्या होता है कि जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल रहते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं लेकिन बिना इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किए हुए। ठीक है, कहता है कि बेस्ड ऑन, अब जो ये रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है वो तीन बेसिस पे होता है। ठीक है, कौन कौन से है बेसिस पे? तो वेदर इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आपको जैसे इनहिबिशन को क्या करना है? ओवरकम करना है कि इनहिबिटर से के वजह से क्या हुआ? अब देखो इनहिबिटर के वजह से जो एक्टिविटी कम हो रही है उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इनहिबिशन कह देंगे, है ना। तो इनहिबिशन जो हो रहा है मतलब कि जो आपका एंजाइम का रिएक्शन क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है, उस चीज को आप कैसे ओवरकम करोगे? तो उसमें और ज्यादा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा के। ठीक है, अब कहता है दूसरा, वेदर इनहिबिटर बाइंड टू एक्टिव और एलोस्टेरिक साइट। अब इनहिबिटर जो है वो एक ही साइड पे करेगा बाइंड, या तो अगर एक्टिव साइड पे करेगा तो एलोस्टेरिक साइड पे नहीं करेगा और एलोस्टेरिक साइड पे करेगा तो एक्टिव साइड पे नहीं करेगा। ठीक है, फिर कहता है कि वेदर इनहिबिटर बाइंड्स फ्री एंजाइम्स और ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एंजाइम्स क्या करेंगे? चाहे वो किसको बाइंड करेगा? एंजाइम्स को करेगा या कॉम्प्लेक्स को बाइंड करेगा। ठीक है, तो इन सभी के कंडीशन जो आपका बेस्ड रहता है वो किस पे रहता है? रिवर्सिबल इनहिबिशन बेस्ड। ठीक है, अब है इसमें कॉम्पिटिटिव और जिसमें आपका सबस्ट्रेट एनालॉग इनहिबिशन। रिवर्सिबल वाले को ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इनहिबिटर्स रिसेम्बल्स द सबस्ट्रेट। जो इनहिबिटर्स होते हैं वो किसको रिसेम्बल करते हैं? सबस्ट्रेट को। फिर कहता है कि कम्पीट्स फॉर द एक्टिव साइट। दोनों ही किसके लिए कम्पीट करते हैं? एक्टिव साइट पे। अब मान लो सबस्ट्रेट चला जाएगा एक्टिव साइट पे तो इनहिबिटर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगर इनहिबिटर चला गया तो एक्टिव सबस्ट्रेट
नहीं जा पाएगा। दोनों किसके लिए लड़ते हैं? एक्टिव साइट के लिए लड़ते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि एंजाइम कैन बाइंड आइदर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, नॉट बोथ। एंजाइम जो है वो एक ही को बाइंड करेगा, या तो इनहिबिटर को करेगा या तो सबस्ट्रेट करेगा, दोनों को अपने ऊपर एक साथ बाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका कहता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि Km इंक्रीज हो जाएगा, मतलब Km कांस्टेंट, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और Vmax Remax अनचेंज, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो अनचेंज होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहता है कि इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एक और कंडीशन है कि इनहिबिशन को आप ओवरकम कर सकते हो, मतलब स्लो रेट को आप फास्ट कर सकते हो जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या करते हो? बढ़ा देते हो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिया है एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो सक्सिनेट जो है वो आपका क्या है? सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है, और इनहिबिटर आपका मेलोनेट हो गया। तो अब एंजाइम पे अगर सक्सिनेट बाइंड होगा तो मेलोनेट नहीं होगा, मेलोनेट बाइंड होगा तो सक्सिनेट नहीं होगा, एक ही बाइंड होगा, दोनों बाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एग्जांपल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कहता है कि कॉम्पिटिटिव के आपके एग्जांपल हो गए, तो कहते हैं कि सबसे पहले एंजाइम ले लिया जेंथिन ऑक्सीडेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, विटामिन के रिडक्टेज और पायरिडॉक्सल काइनेज। ये सारे आपके क्या है? एंजाइम से। कौन से एंजाइम्स हुए ये सारे? रिवर्सिबल और कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स हुए, ठीक है। अब इनका कहता है कि जो जेंथिन ऑक्सीडेज होता है उसका सबस्ट्रेट कहलाएगा आपका हाइपोक्सजेंथिन, ठीक है। क्या कहलाएगा? हाइपोक्सजेंथिन। और इसके इनहिबिटर कौन से होंगे? एलोप्यूरिनोल, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा? गाउट डिजीज में, ठीक है। अब देखो, इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लो एंजाइम कौन सा है? जेंथिन है, ठीक है। मान लो एंजाइम या तो ये बाइंड होगा इस पे या तो ये बाइंड होगा इस पे, दोनों बाइंड एक साथ नहीं होगा। अगर मान लो हाइपोक्साजेंथिन वहां बाइंड हुआ तो एलोप्यूरिनोल नहीं होगा, अगर एलोप्यूरिनोल बाइंड हुआ तो हाइपोक्साजेंथिन नहीं होगा बाइंड, ठीक है। और इनका यूज किस में होता है इस एंजाइम का, ये जेंथिन ऑक्सीडेज का? तो गाउट के डिजीज में। गाउट डिजीज में क्या होता है? तब ऐसे गांठ गांठ सा बन जाता है। फिर कहता है कि आप दूसरा एंजाइम है आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज। अब इसका सबस्ट्रेट हो गया आपका कैटिकोलामाइंस और इनहिबिटर हो गया आपका एफेड्रिन और एम्फिटामिन, ठीक है। अब इस ये जो आपका यूज होता है वो मेनली किस में होता है? मूड एलिवेशन। तो जो कैटिकोलामिन्स आया, इसका मतलब कैटिकोलामिन्स जो है वो जितने भी आपके डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और नोरेपिनेफ्रिन आया, डोपामीन आया, सब मतलब हो गया कि फिर आपके मूड से रिलेटेड, आपके मन से रिलेटेड है, जितना भी आपके बॉडी का एक्टिविटी होता है, जो भी करते हो आप, सब किससे रिलेटेड होता है? कैटिकोलामिन से, क्योंकि कैटिकोलामिन्स में ही वो सारे कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं, ठीक है। फिर आता है कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज में आपका आ जाएगा एसिटाइल कोलिन जो आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा, और सक्सिनाइल कोलिन हो जाएगा आपका इनहिबिटर। और इसका काम किस में होगा? मसल को रिलैक्स करने के लिए। फिर है आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो कि आपका सबस्ट्रेट हो गया पाबा। पाबा का फुल फॉर्म, पाबा का फुल फॉर्म पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, यही होता है ना? पहली बार सुने? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि पापा पहली बार सुना। खैर, इनहिबिटर कौन सा होगा इसमें? सल्फा एनिलामाइड, ठीक है। और इसका यूज क्या हो जाएगा? एंटीबैक्टीरियल, मतलब मेनली बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। अब है आपका दूसरा एंजाइम विटामिन के रिडक्टेज। तो विटामिन के में आपका सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? विटामिन के, और इनहिबिटर हो जाएगा आपका डिको मेरोल। अब एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे विटामिन के रिडक्टेज है, ठीक है, और ये अगर मान लो यहाँ पे बाइंड होगा तो क्या होगा? मान लो कि विटामिन के रिडक्टेज एंजाइम है, ठीक है, उस पे जाके बाइंड हो गया इनहिबिटर डिको मेरोल, तो क्या होगा उसकी वजह से? क्या हो जाएगा? समझ में नहीं आया, क्या बोले? फिर से बोलो, क्या होगा बताओ? इनहिबिटर का काम क्या है? हाँ, रोकना। किस चीज को रोकना? मैंने क्या बताया? यहाँ एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करेगा? वो कम कर देगा, रोक देगा। तो यहाँ एंजाइम कौन है?
तो विटामिन के रिडक्टेज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और उस रिडक्शन को वो और क्या करेगा, उस रिडक्शन के रेट को क्या करेगा, वो जो आपका इनहिबिटर है वो कम कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो फास्ट कर देगा। समझ गए यहाँ क्या हो रहा है कि एक अगर जुड़ा तो कम करेगा रेट को, और एक जुड़ा तो फास्ट करेगा, ठीक है। हाँ यस, समझ गए। यहाँ पे ये है कि अगर एक जुड़ा तो एक्टिविटी कम करेगा, एक जुड़ा तो एक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है जैसे कि लास्ट वाला एंजाइम है आपका पायरिडॉक्सिल काइनेज, तो इसमें सबस्ट्रेट हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन INH। अब ये किसके में यूज होगा, ट्यूबरकुलर मतलब कि टीबी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इसलिए बोल रहा है कि एक ही अटैच होगा, क्योंकि या तो कम होगा रिएक्शन का रेट या तो ज्यादा होगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता, कम और ज्यादा दोनों एक साथ हो नहीं सकता। इसीलिए बोला या तो इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड होगा या तो सबस्ट्रेट होगा। समझ गए। अब कहता है कि ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव की बात, अब हो गया आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कहता है कि इनहिबिटर्स बाइंड्स एट अ साइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट, मतलब कौन सा साइट हो गया, एलोस्टेरिक साइट है ना। एक्टिव साइट के अलावा कौन सा साइट है आपके पास, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो ये कहाँ पे बाइंड होगा, एलोस्टेरिक साइट पे। कहता है अल्टर्स एंजाइम कन्फर्मेशन, ये क्या करेगा, एंजाइम के कन्फर्मेशन को ये अल्टर करेगा, मतलब। फिर कहता है कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग रिमेन्स पॉसिबल, सबस्ट्रेट का बाइंड होना पॉसिबल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन नॉट ओवरकम इनहिबिशन, चाहे इसमें अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो भी इनहिबिशन ओवरकम नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव है। वो ओवरकम तभी होगा जब वो रिवर्सिबल होगा और कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इफेक्ट इसका क्या होगा, तो Km जो है अनचेंज रहेगा, मतलब कि जो आपका Km रहेगा तो मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट वाला अनचेंज रहेगा, बट जो Vmax होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव वाले में क्या था कि Vmax अनचेंज था और Km जो था वो आपका क्या हुआ था, कहाँ गया, ये रहा, जो Km था वो क्या हुआ था, इंक्रीज रहा, लेकिन उसमें क्या था, Km अनचेंज है, ठीक है। Vmax वहां पे क्या था, अनचेंज था, लेकिन Vmax यहाँ पे कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दोनों सेम ही हुआ, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव दोनों टर्म क्या हुआ, सेम ही हुआ। नॉन कॉम्पिटिटिव वही हो गया जो बाइंड करेगा कहाँ, एलोस्टेरिक साइड पे, और एंजाइम में बाइंड सबस्ट्रेट इनहिबिटर और बोथ। अब ये जो है ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट को भी बाइंड कर लेगा और इनहिबिटर को भी बाइंड कर लेगा। कैसे, क्योंकि एक तो बाइंड हो रहा है एलोस्टेरिक साइड पे, तो दूसरा जाके कहाँ बाइंड हो जाएगा, एक्टिव साइड पे, है ना। फिर कहता है आपका कि लाइन वीवर बुर्क प्लॉट, ठीक है। लाइन वीवर बुर्क प्लॉट में क्या है कि Vmax क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, Km जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा, जो भी आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। मतलब कि लाइन वीवर यहाँ पे मिकेलिस मेंटन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मिकेलिस मेंटन में प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लाइन वीवर का सिर्फ दिया है, ठीक है। एक्यूरेसी किसका ज्यादा है, हाँ इसीलिए। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो हो गया, कहता है इनहिबिटर बाइंड ओनली टू ES कॉम्प्लेक्स, किस पे होगा बाइंड, सिर्फ ES कॉम्प्लेक्स, मतलब जब आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड हो जाएगा तो क्या करेगा आपका, वो कहाँ जाके बाइंड होगा, ES पे, जो ES बना हुआ है जिससे प्रोडक्ट रिलीज होगा उस पे जाके वो बाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है डज नॉट फाइंड फ्री एंजाइम, ये फ्री एंजाइम मतलब इसको ये फ्री एंजाइम पे बाइंड नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, जब वो ES पे बाइंड हो रहा तो वो फ्री एंजाइम पे बाइंड नहीं होगा, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा इसका, Vmax डिक्रीज हो जाएगा और Km भी डिक्रीज हो जाएगा, दोनों ही चीज इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो एक हो गया आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में क्या हुआ कि वो एंजाइम से compete ही नहीं कर रहा है, वो किस compete कर रहा है, ES से कर रहा है। और जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव है वो क्या कर रहा है, एंजाइम से compete कर रहा है, ठीक है। दोनों में इतना ही डिफरेंस है बस, ठीक है। एक का क्या होगा, Vmax डिक्रीज होगा बट Km क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, बट अनकॉम्पिटिटिव वाले में क्या होगा, दोनों डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है। उसके बाद है आपका इरिवर्सिबल इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, एक बार इनहिबिशन हो गया तो हो गया, उसको ओवरकम आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें सबसे कहते हैं कि परमानेंट इनहिबिशन कॉज्ड बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड को मॉडिफाई करने का सोचोगे
उसकी वजह से क्या होगा, परमानेंट इनहिबिशन होगा, ठीक है। अब परमानेंट इनहिबिशन होगा तो उसको ओवरकम तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो कहते हैं जैसे एग्जांपल ले लिया डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, जिसको आप क्या बोलते हो, DFP। कहता है कि रिएक्ट विद सेरीन रेसिड्यू, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, सेरीन रेसिड्यू, रिवर्स इरिवर्सिबली इनहिबिट एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। जब ये क्या करता है, रिएक्ट करता है इसके साथ, तो इसके वजह से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। और एक बार इनहिबिट हो गया फॉर्म में नहीं। फिर कहता है कि एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक में ये समय इरिवर्सिबल चेंज होता है, वो परमानेंट चेंज होता है। इसमें जो इनहिबिशन होता है एग्जांपल सॉरी डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सेरीन रेसिड्यू के साथ, तो एक इरिवर्सिबल क्या होता है, वहां पे चेंज आता है, इनहिबिशन होता है, जो जिसके वजह से आपका स्टेज जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। उसका रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब एलोस्टेरिक में कहता है कि इनहिबिटर बाइंड टू रेगुलेटरी, मतलब एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। इसमें बाइंड हो रहे थे एक्टिव साइट पे, ये किस में बाइंड होगा, एलोस्टेरिक साइट पे। कहता है कॉज कन्फर्मेशनल चेंज, इसकी वजह से क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे किसमें, एंजाइम्स में। फिर कहता है अल्टर्स कैटालिटिक एक्टिविटी, और कैटालिटिक एक्टिविटी को भी क्या करेगा, ये अल्टर करेगा, मतलब कि कम कर देगा, ठीक है, खराब कर देगा। अब उसके बाद है आपका रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, कैसे एंजाइम रेगुलेट होता है। तो कहता है कि एंजाइम्स रेगुलेट बॉडी इक्विलिब्रियम एंड होम्योस्टेसिस। एंजाइम का काम क्या होता है, बॉडी का जो इंटरनल है उसको इक्विलिब्रियम बराबर रखना, उसमें कोई चेंज ना होने देना, ये काम है एंजाइम का, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा बट इंटरनल को चेंज होने नहीं देगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एंजाइम क्वांटिटी, सब दो इसका फैक्टर है कि एक तो आपका है कि कंट्रोल करेगा किसको, एंजाइम क्वांटिटी, दूसरा करेगा कंट्रोल ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी, ठीक है, दोनों को करेगा। तो जो कंट्रोल होगा एंजाइम की क्वांटिटी वो दो तरीके से होगा, एक होगा इंडक्शन, एक होगा आपका रिप्रेशन, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और जो आपका रिप्रेशन होता है उसमें एंजाइम का प्रोडक्शन कम होता है। तो कहता है कि दो तरीके से ये कंट्रोल करता है। तो इंडक्शन में क्या होता है, इज द इंक्रीज इन एंजाइम प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। ये क्या करता है, सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में, जिसको आप सबस्ट्रेट को जगह इंड्यूसर भी बोल सकते हो, उसके प्रेजेंस में क्या करता है, एंजाइम प्रोडक्शन ये बढ़ा देता है। अब बढ़ा देता है, जैसे एग्जांपल ले लो, लैक्टोज इंड्यूसेस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज सिंथेसिस। अब जैसे लैक्टोज के हेल्प से लैक्टोज क्या करता है, इंड्यूस करता है किसको, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज सिंथेसिस। और इंडक्शन में क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। वहीं रिप्रेशन में क्या होता है, रिप्रेशन इज द डिक्रीज और स्टॉपिंग ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम प्रोडक्शन को क्या करता है, ये रोक देता है, कम कर देता है। व्हेन इनफ एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, कब रोकता है, एंजाइम आपके बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, प्रोडक्ट आपके बॉडी में इनफ प्रेजेंट हो, तो वो क्या करता है, जब प्रोडक्ट बनता है तब एंजाइम को वो क्या करता है, और उसके बाद क्या करता है कि एंजाइम का प्रोडक्शन तब भी रोकता है जब आपके बॉडी में क्या हो, इनफ एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। अब आपके बॉडी में प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। कि जैसे एग्जांपल लिया है, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसेस द एंजाइम नीडेड फॉर इट्स सिंथेसिस। क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन को अगर रिप्रेस, उसका प्रोडक्शन अगर कम कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी मतलब कि उसके रिक्वायरमेंट होगा, तो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो सिंथेसिस अगला नहीं होगा, ठीक है। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, लेस एंजाइम प्रोड्यूस। तो दो फैक्टर पे काम करेगा, एक एंजाइम को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, एक एंजाइम को। फिर कहता है कंट्रोल ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी। अब क्या होगा कि कैटालिटिक एफिशिएंसी को ये कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले एलोस्टेरिक रेगुलेशन होगा, फीडबैक इनहिबिशन, प्रो एंजाइम एक्टिवेशन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, प्रोटीन इंटरेक्शन। पांचों फैक्टर का, पांचों चीज का यूज करके वो क्या करेगा, कैटालिटिक एफिशिएंसी को कंट्रोल। अब इसी में कहता है कि एलोस्टेरिक एंजाइम एंड फीडबैक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक एंजाइम तुम्हें पता है एंजाइम होते हैं जहां कहां पे बाइंड होते हैं, जाके हैव रेगुलेटरी साइट सेपरेट फ्रॉम एक्टिव साइट। इसका जो अपना एक साइट होता है जहां ये जाके बाइंड होता है, एक्टिव साइट में बाइंड नहीं होता। फिर कहता है कि टाइप्स इसके होते हैं, तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, निगेटिव मॉड्यूलेटर। तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर में क्या होता है कि इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और निगेटिव में ऑब्वियसली बात हटा देगा, ठीक है।
अब है काइनेटिक्स, कहता है कि एलोस्टेटिक एंजाइम्स शो आ सिग्मोइडल, मतलब कि एस शेप्ड एक होता है आपका कर्व, ठीक है। कर्व कैसा बनेगा इसका, जैसा एस होता है ना उस तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है। मान लो ना इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से इसका कर्व बनेगा, ठीक है। तो कहता है कि रेदर देन मिकेलिस मेंटन हाइपरबोलिक कर्व, मिकेलिस मेंटन का कर्व कैसा था, इस तरीके का था, ठीक है, और उसका कैसा था, लीनवियर का सीधा था। अब इसका जो बनेगा वो क्या कैसे बनेगा, इस तरीके का एस के फॉर्म में, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इसका जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उसके कर्व जो होते हैं मिकेलिस मेंटन और जो आपके लीन वीवर को थे प्लॉट, उनके दोनों से क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इसका जो प्लॉट बनेगा वो एस बनेगा, ठीक है। फीडबैक रेगुलेशन, तो द फाइनल प्रोडक्ट इनहिबिट्स द फर्स्ट एंजाइम इन अ पाथवे, कहता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, जो भी फर्स्ट एंजाइम होता है पाथवे में, ठीक है। फिर कहता है कि एग्जांपल जैसे एस्पर्टेट लाइसिन पाथवे में, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एंड प्रोडक्ट इनहिबिट एन अर्लियर एंजाइम स्टेप, जो भी मतलब सैंपल क्या बात है, प्रोडक्ट बना उसके सामने जो भी पहले एंजाइम होगा उसको वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। उसके एक्टिविटी को वो क्या कर देगा, कम कर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब है इसमें फीडबैक इनहिबिशन, इसके एग्जांपल ऑफ फीडबैक इसमें आता है आपका साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट इनहिबिट्स एस्पर्टेट, कहता है कि जो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट होता है वो किसको इनहिबिट करता है, एस्पर्टेट को, ठीक है। अभी जिसका एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि सीटीपी जो होता है वो एस्पर्टेट के एक्शन को, रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम कर देगा। इसमें कहता है कि ट्रांस कार्बोमोइलेज एटीसी केस कहते हैं, जैसे कि कहता है सीटीपी बाइंड्स एलोस्टेरिक साइट, सीटीपी क्या हो गया यहाँ पे, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो कि कहाँ बाइंड होता है, एलोस्टेरिक साइट पे, क्या करता है, रिड्यूस करता है एक्टिविटी को, कौन, कैटालिटिक एक्टिविटी। अब कैटालिटिक एक्टिविटी किसका काम करेगा, एंजाइम का, ठीक है। अब कहता है रेगुलेट पायरिमिडीन सिंथेसिस, और ये जो है वो पायरिमिडीन सिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसमें एक अच्छा चीज है, ठीक है। फिर कहता है कि अब इसमें है एक और चीज, प्रो एंजाइम, आप बोलते हैं जाइमोजेंस, कहता है कि इनएक्टिव एंजाइम प्रीकर्सर एक्टिवेटेड व्हेन नीडेड, मतलब ये भी एंजाइम होता है बट ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जब भी जरूरत होता है तो इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब मान लो एक तरह से ये सो रहा होता है, इसको इसकी जब भी जरूरत होती है तो आप इसको उठा देते हो, ठीक है। फिर कहता है कि इसका एडवांटेज क्या होता है, कि इसका जो एक्टिवेशन होता है रैपिडली होता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आपको अनवांटेड एंजाइम एक्शन से, क्योंकि ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो ये अपना एक्टिव शो करेगा नहीं, ये तभी एक्टिविटी शो करेगा जब आपको जरूरत होगी, ठीक है। अब इसी का एग्जाम्पल दिया है जाइमोजन और उसके एक्टिव एंजाइम, जैसे आपका हो गया ट्रिप्सिनोजन, तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो आपका किसका एक्टिव एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन का, काइमोट्रिप्सिनोजन, तो ये किसका हो गया आपका, काइमोट्रिप्सिन का। फिर हो गया आपका प्रोथ्रोम्बिन, तो ये किसका हो गया, थ्रोम्बिन का। और पेप्सिनोजन, पेप्सिन का, नाम से ही पता चल रहा है, और जिसमें भी आपका जी लग जा रहा है इसका मतलब वो किसमें आ जा रहा है, जाइमोजन में। बस प्रोथ्रोम्बिन है जो कि किससे आता है, थ्रोम्बिन में, नहीं लगा है, बाकी में सब में लगा है। अब है एंजाइम का आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, कि एंजाइम जो है वो किस चीज में यूज होता है, किन किन चीजों में, तो एंजाइम्स आर यूज, ये हुआ इसका थेराप्यूटिक एग्जाम, ठीक है, एग्जाम्पल कहता है कि जैसे कि आपका एंजाइम हो गया एस्परजिनेज, ल्यूकेमिया में आपका यूज होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट डिसोल्यूशन, जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होता है उसको डिसोल्व करने में ये यूज होता है। यूरोकाइनेज जो होता है वो भी ब्लड क्लॉट डिसोल्यूशन में यूज होगा। और हाइलोरोनिडेज ये क्या करता है कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। फिर कहता है कि लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस को इंटॉलरेंस में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद लाइसोजाइम जो होगा वो एज अ एंटीसेप्टिक यूज होगा, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक एंजाइम है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे सीरम हो गया आपका ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है वो कौन से डिजीज में यूज होगा, लिवर डिजीज में, ठीक है। फिर है आपका सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांस अमाइनेज, ये किस यूज होगा, हार्ट डिजीज में, दिल के बीमारी में। उसके बाद अल्कलीन फॉस्फेट किस में यूज होगा, बोन डिसऑर्डर में। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज तो हम बोलते हैं LDH, वो किस में होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब वो भी किस में चला जाएगा, हार्ट डिजीज में, ठीक है।
एसिड फॉस्फेट वो किस में होगा आपका, प्रोस्टेट डिजीज, जैसे प्रोस्टेट कैंसर वगैरह होता है ना, किसमें होता है, मेल में होता है, ठीक है। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जिसको आप GGT बोलते हो, वो भी किस में यूज होता है, लिवर डिजीज। तो ये सारे एंजाइम्स हैं जिनका अलग अलग डिजीज में क्या होता है, एंजाइम होते हैं। जो वो ये दवाई थे वो क्या थे आपके थेराप्यूटिक एग्जाम्पल, मतलब जो मेडिसिन के तरह यूज करते हो आप, ठीक है। बट ये जो आपका एग्जाम्पल है वो डायग्नोस्टिक एंजाइम के है, मतलब मान लो कोई जब डायग्नोज करके आपको कोई डिजीज निकलता है, जैसे लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज, बोन डिसऑर्डर, तो इस कंडीशन में आप इन सारे एंजाइम्स का यूज करते हो, ठीक है, डायग्नोसिस पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एंजाइम वाला। अब हम पढ़ेंगे आइसो एंजाइम नेक्स्ट क्लास में शुरू होंगे, और को एंजाइम कल पढ़ेंगे, ठीक है।